मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे खट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, वे 5 लोग बारी बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दरअसल मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती है। मेरे माँ भी मेरे पापा और ताऊ और चाचा जी की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे मेरे बड़े 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी। तब मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 4 भाभी आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे 4 दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे। घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 3 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इन सबको भूल गई और नाचने में मगन हो गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी सभी भाई के पास जाती। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी मोड़ी होती तो वो सिर्फ लड़कों के लिए होती कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां पर गई थी। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की है, एक शादी है, तो फिर 3 दूल्हे कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आ गई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठा देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसे भी हो, ये सब तो करना ही पड़ता है। लड़की की किस्मत बता सकती है किसकी कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था, पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे झेलूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि नीतू का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह से ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में मेरे यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तो तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहां से चली गई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है। लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने
शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटा हुआ था। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा ये सब। फिर मेरे इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों ने शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात अभी। बैंड बाजे के साथ बारात ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहां 5 दूल्हे पहले से बैठे थे। मेरा दिल का धड़कना बंद हो गया, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उन 5 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 5 के साथ साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए गए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और मेरी माँ भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब उन 5 के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये बातें मुझे अंदर से झंझोड़ रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरी चिंता कोई दूर कर सके। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे हुए और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहां बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात बनाई और चले गए। मैं दर्द से कर रहा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति भी कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसा करते करते मेरे 5 पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझसे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। ऐसा रोज होता जा रहा था। रात भर वो लोग एक मशीन की तरह मेरे साथ गलत व्यवहार करते और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी से सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली गई। उस दिन मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी नीतू बहन बहुत कमज़ोर है। वो एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सम्मत नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 5 पतियों के दिन बांट दिए। एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक पति मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को
समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते, बाकियों के मुकाबले में भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुएं, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी घर पर। आखिर मैं उनकी पत्नी थी। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम राहुल को, यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को, इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैंने कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और गलत व्यवहार मेरे साथ किया। मैं दर्द से कर्राती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा राहुल के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वो भी मारपीट का शिकार बनाने लगते। राहुल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। एक दिन मैंने मायके से संदेश आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहां बुलाया गया। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें राहुल छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात राहुल की बारी थी। मेरे कमरे में आने की। रात होते ही राहुल मेरे कमरे में आए। मैं देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बिठाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राहुल कहने लगे कि देखो नीतू, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाती, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए वह बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा सिर्फ एक ही पति का सपना देखा है, और इस समाज की प्रथा ने मुझे सपनों से ही अलग कर दिया। तभी राहुल ने मुझे कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। राहुल की इन सब बातों से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए राहुल के साथ निकल पड़ी। तभी राहुल के किसी दोस्त की दुर्घटना घटी, तो राहुल को वहां जाना पड़ा। तभी राहुल ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बिठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज नीति को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कह रहे हो, नीतू को तो सुबह बस में बिठा दिया गया था। राहुल के आने के बाद मेरे ससुर ने राहुल से कहा कि नीतू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बिठाया था? तभी राहुल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बिठाकर आया था। अब राहुल भी बहुत घबरा गए कि आखिर नीतू गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई खबर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा राहुल दुखी थे कि आखिर मैं गई कहाँ। 2 दिन बाद तो वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई। मेरी कोई खबर ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर खबर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी नीतू की बॉडी उन्हें सड़क के किनारे मिली। पत्थर से वार किया गया था, जिसकी वजह से नीतू की पूरी बॉडी कुचली हुई थी। सब लोगों ने नीतू की बॉडी उसके कपड़ों और हाथों पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अब सवाल था कि आखिर नीतू को मारा किसने। जब नीतू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने उसे लूट कर मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे लेकिन नीतू को भुलाना राहुल के लिए बड़ा मुश्किल था। वह नीतू के याद में दिन रात रोता रहता। एक रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटपट की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहां पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि नीतू के ससुर ज़मीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने ज़मीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया था जब देखा कि मैंने वही गहने थे जो नीतू पहनकर घर से बाहर गई थी। राहुल को सारा माजरा समझ में आ गया लेकिन वो ये सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा काम कर सकते हैं। राहुल ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। नीतू के ससुर राहुल को गुस्से से देख रहे थे लेकिन फिर पुलिस के खौफ से सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल और नीतू की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे, तब मेरे 4 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी वजह से नीतू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से नीतू को मरवा दिया ताकि वो राहुल के साथ भाग ना पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूट पाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाएं। पुलिस अब नीतू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। राहुल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि एक ऐसी प्रथा जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है और अगर वो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। राहुल अब अपनी पूरी जिंदगी नीतू की यादों में समर्पित कर चुका था। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपकी जिंदगी में होने वाली किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।